हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बेटर होगी बिकॉज़ आप लोगों के नवंबर में पेपर हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है। और कोई अगर इशू है, कोई पढ़ाई में चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो आप दे देना। और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और उनसे कहो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे वो 10th की ज्योग्राफी है। ठीक है। इसके जितने यूनिट्स थे मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप लोग यूट्यूब चैनल जाके चेक कर सकते हो, रेन स्टडी पॉइंट 14 पे। और आज जो हम करेंगे वो 10th की ज्योग्राफी, जो फर्स्ट यूनिट है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी संसाधन और विकास, इससे रिलेटेड हम 30 MCQ करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के नज़रिए से, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए और उस MCQ को लिखिए, पढ़िए, जो आपके पेपर में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, आपको बताना है, कमेंट दीजिए मुझे। अब यहाँ से हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये क्या है, अगर क्वेश्चन आता है कि मिट्टी को कटाव से बचाने को डैश कहा जाता है। ठीक है, डैश ना देकर के वो सीधे पूछ लेगा कि मिट्टी के कटाव को बचाने को कहा जाता है। 4 आपको ऑप्शन दे देगा, आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? कृषि तकनीकी है, मृदा क्षरण है, मिट्टी संरक्षण है, मिट्टी की बचत है। तो अगर आपका आंसर इसका हो तो क्या होगा? मिट्टी का संरक्षण करना। ठीक है, कृषि तकनीकी का आपने देखा मिट्टी में कोई रोल प्ले नहीं है। मृदा क्षरण का मतलब ही नहीं है इसमें कोई, मिट्टी की बचत करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मिट्टी को हम कटाव से बचा रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम मिट्टी को संरक्षण दे रहे हैं। मिट्टी को संरक्षण देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, बांध बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा? हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश जब होती है तो बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टियों को काट कर लेकर जाती है। आपने देखा होगा कहीं से इधर से रो बन जाता है, कहीं इधर से पानी निकलने लगता है, कहीं इधर से। तो इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं? पेड़ पौधों की लगा कर। अब पेड़ पौधे कैसे हेल्प करेंगे? तो आपको उनकी जड़ जो होती है मिट्टी को पकड़ के रखती है। ठीक है, तो इस तरह से हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। अब है, थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको बताना है थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अब इसकी विशेषता देखो, जो थार मरुस्थल में जो थारीय मरुस्थलीय मिट्टी होती है, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? लाल और भूरा। ठीक है, इसका रंग अगर हम कहें मरुस्थलीय मिट्टी का तो कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। ठीक है, और ये कैसी होती हैं? थोड़ी सी रेतीली होती हैं और लवड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और कुछ क्षेत्रों पर इन मृदाओं का किया जाता है कि नमक बना दिया जाता है। जैसे इसमें इतनी नमक की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है ना, जो झीलों में जब जाते हैं जो जल होता है वो वाष्पीकृत होने लगता है। ठीक है, और इस वाष्पीकृत होने के कारण हम क्या करते हैं? खाने योग्य नमक को भी बना सकते हैं। ठीक है, इस मृदा में देखोगे आप, ह्यूमस तथा नमी की कमी मिल जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन इसमें कैल्शियम की जो मात्रा है वो बढ़ती रहती है, तो इसे हम मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। और ये मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता थी। थोड़ी थोड़ी विशेषताएं मैं हर चीज़ के बारे में बता दूंगी, आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, डैश मिट्टी भारत की सबसे व्यापक मिट्टी है, या फिर सीधे पूछ लेगा कौन सी मिट्टी भारत की सबसे व्यापक मिट्टी है। तो आपको क्या बताना है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़। आप ऑप्शन क्या है? सी हमारा। जलोढ़ मिट्टी क्या है? भारत में सबसे व्यापक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और ये जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के निक्षेप, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ अपने साथ निक्षेप बहाकर लाती हैं, उनके निक्षेप से क्या बनता है? जलोढ़ मृदा बनता है। ठीक है, और जो जलोढ़ मृदा है वो अत्यंत उपजाऊ होती है। ठीक है, इसमें क्या है? जो पोटास है, फास्फोरस और चूना बहुत परिपूर्ण मात्रा में मौजूद होते हैं। ठीक है, जो किस चीज़ के लिए? फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उपजाऊ होने के कारण आप देखोगे यहाँ पे गहन कृषि की जाती है और यहीं पे जनसंख्या का अधिक निवास भी होता है, क्योंकि ये फसलों की बढ़ोतरी में काफ़ी योगदान देती है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्या है? काली मिट्टी में कमी होती है। किसकी कमी होती है फ्रेंड्स? तो काली मिट्टी में कमी होती है किसकी? बताओ। तो इसमें कमी होती है आपकी फास्फोरस की। ठीक है, फास्फोरस की कमी होती है, जबकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास परिपूर्ण मात्रा में होते हैं, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, अब काली मिट्टी को देखोगे आप तो काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगर कहा जाता है। रेगर कहा जाता है या फिर कपास की मिट्टी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, कपास की मिट्टी जो काली मिट्टी है वो किस चीज़ के लिए उपयोगी है? तो जो कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, ये जो मिट्टी होती है काफ़ी महीन कणों में होती है। ठीक है, और ये मृतिका से बनी होती है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने
ये बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और आपने देखा होगा जो गर्मी और थोड़ा सा शुष्क का मौसम होता है उस टाइम पे जो मिट्टियाँ, इस मिट्टी में क्या होती है, हल्की दरारें पड़ने लगती हैं। आप नोट करना इस चीज़ को कि क्या होता है, दरारें पड़ने लगती हैं। तो ये हमारी काली मिट्टी थी। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। लेटराइट मिट्टी डैश उगाने के लिए अधिक उपयोगी है। तो आपको बता दूं, लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी और काजू बहुत अतिरिक्त उपयुक्त मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, अब लेटराइट मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जान लो। तो ये लेटर शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, ईंट। ठीक है, और इस मृदा का निर्माण कैसे होता है, उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु से, यानी आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, लेटराइट मृदा बनता है। अब लेटराइट के बारे में जैसे देख लो, इसमें क्या होता है, इसका जो पीएच मान होता है लेटराइट का वो कैसा होता है, 6.0। जो पीएच मान है इसका क्या है, 6.0। ठीक है, और ये मोस्टली आप कहाँ देखोगे, कौन से राज्य में पाते हो, दक्षिण के राज्य हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं, इन हिस्सों में ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी की मदद से इन मृदाओं पर क्या करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु ने चाय, कॉफ़ी के बागान उगाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, चाय, कॉफ़ी और काजू की फसल उगाई जाती है। ये लेटराइट मृदा के बारे में था। आगे चलते हैं। अब देखो, काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है। तो मैंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर पीछे दिया था। तो काली मिट्टी को कहा जाता है रैगर। खाद और बांगर जो पढ़ रहे हो आप, ये आपके क्या है, जलोढ़ मृदा के ही रूप हैं, लेकिन इनको पुरानी और नई की संज्ञा दी गई है। जलोढ़ मृदा के ही ये टाइप हैं, यानी पुरानी और नई। तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखो, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है, यह लौह यौगिकों में समृद्ध होता है, इसीलिए क्या होता है, इसमें क्या होती है, इसका जो रंग होता है क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, लौह धातु होते हैं इसमें, जिसकी वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल मिट्टी के बारे में देखो तो ये कहाँ पाई जाती है, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में ये पाई जाती है। ठीक है, और लाल और पीली मृदा नॉर्मली देखोगे तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पहाड़ी पर पाई जाती है। जैसे इन मृदाओं का रंग कैसा होता है, द्रव्यदार, यानी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में जो लौह धातु पाया जाता है, इसी वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। आगे देखो, संसाधन शब्द के बारे में लिखने से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आप मैं पढ़ती हूँ कि संसाधन प्रकृति के मुक्त उपहार हैं, इसका आंसर ये होगा। या फिर ये मानव गतिविधि के कार्य हैं। ये सभी वस्तुएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, वे चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग नहीं की जाती। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें मैं बता दूँ, आपका जो आंसर होगा ये क्या होगा, ये मानव के लिए मानव गतिविधियों के कार्य हैं। क्या है, ये मानव गतिविधियों के कार्य हैं। कोई भी संसाधन है, जब तक उसको मानव उपयोग में अपने ला करके उसमें बदलाव नहीं करते तो क्या संसाधन बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या है, मानव गतिविधियों के ये कार्य हैं। ठीक है, आगे चलो, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स ब्राज़ील के कौन से शहर में, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, आगे देखो, जो अगला क्वेश्चन हमारा देखो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बताने की कहाँ, मतलब ये क्या है, तो आपको क्या पता, ऑप्शन पहला क्या है, संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। दूसरा, संसाधन जो क्षेत्रीय जल से परे होते हैं। अगला, संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पाए जाते हैं। या फिर संसाधन जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं, इसका क्वेश्चन आंसर पहला होगा, संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये है। आगे देखो, ये कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, पेपर में पूछा जाएगा, 101% है इसका। ठीक है, तो देखो, हर किसी की ज़रूरतों के लिए काफ़ी है, लेकिन किसी की लालच के लिए नहीं। मतलब ये कथन किसका है, नेहरू जी ने दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, गांधी जी ने दिया है, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो आपको मैं बता दूं, गांधी जी ने इसको कहा है ये बात कि जो संसाधन है आपकी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर लेगा, लेकिन आपके लालच को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ये कौन थे भाई, ये प्रकृति के ही एक समर्थक, प्रकृति की पेड़ पौधे के ही एक समर्थक थे, क्रांतिकारी थे। जो आपने देखा होगा, चिपको आंदोलन जब हुआ था तो उसमें अगुवाई करी थी इन्होंने। ठीक है, तो इनका नाम वहाँ से, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। आगे देखो, मिट्टी का निर्माण डैश की प्रक्रिया से होता है। अपक्षय की प्रक्रिया से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। तो मैंने पीछे बता दिया, रैगर मिट्टी है जो कपास उगाने के लिए अतियुक्त उपयुक्त है। और रैगर को ही काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है।
आगे देखो, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो किस प्रकार का संसाधन है फ्रेंड्स, कमेंट में बताओ। तो फ्रेंड्स लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब होता है जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं पुनः, और अनवीकरणीय का मतलब होता है जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर नहीं हैं, आपको आंसर बताने हैं, तो मैं आपको बता दूं। संसाधन के 2 उदाहरण बताने हैं आपको। तो इसका क्या है, जल और वायु लिख सकते हो आप, इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा है जल वायु वन किस प्रकार के संसाधन है? तो किस प्रकार के हैं? नवीकरणीय संसाधन है, इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, 2 विकसित संसाधनों के नाम बताओ। तो 2 विकसित संसाधन कौन है? पेट्रोल देख लोगे आप, और डीजल। पेट्रोल और डीजल क्या है? 2 विकसित संसाधन है। उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जलोढ़ मृदा आएगा। आप यूपी में देखोगे, भारत का मैप देखो तो आपको लोकेशन चीज़ें याद रहेंगी कि उत्तर भारत की अगर मैं बात करें तो कौन सा लोकेशन आ रहा है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते। तो पहले का आंसर क्या है? संसाधन के 2 उदाहरण कौन से हैं? जल और वायु आपके हो गए। और दूसरा क्या है? जल वन वायु किस प्रकार के संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। और 2 विकसित संसाधन के नाम लिखने तो आप कौन से बता सकते हो? पेट्रोलियम और डीजल है। और अगला है उत्तर भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आपको बताना होगा जलोढ़ मृदा। ठीक है, आगे देखो, गन्ना चावल गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो फ्रेंड्स जलोढ़, नो डाउट जलोढ़ ही होगा। ठीक है, आगे देखो, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले 2 राज्यों के नाम बताने हैं। तो कौन से राज्य हैं भाई बताओ? तो फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले 2 राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश और बिहार है आपका, प्लस बिहार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप इसको देख लेना। 2 पुनः चक्रीय संसाधन के नाम कौन से हैं फ्रेंड्स, आप बताओ ज़रा मुझे कमेंट में कौन से हो सकते। तो 2 पुनः चक्रीय कौन से हैं? लोहा और तांबा। लोहा और तांबा है। ठीक है, जो जिन्हें हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। सॉरी, अगला देखो, कोयला किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो अनवीकरणीय संसाधन है ये, इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में संभावित संसाधन के नाम बताइए 2। तो आपको बता दें, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है, क्या है ये? संभावित संसाधन है। उसके बाद है भारत की सबसे व्यापक भौतिक विभाजन, जैसे कि क्या है? पर्वत, वन, पठार और मैदान। ठीक है, अगला देखो, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया हो, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताओ। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना है। जो संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, आगे देखो, अब आता है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, जो बांदर और खादर में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है। तो इसमें कौन सा मिट्टी होगा जो उपजाऊ है? तो फ्रेंड्स बांदर और खादर में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आपकी कौन सी है? खादर मिट्टी उपजाऊ है अधिक। पश्चिम बंगाल और पंजाब में किस प्रकार की मिट्टी जाती है? तो लाल और पीली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और झारखंड के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की मिट्टी विस्तृत है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। जो पश्चिम बंगाल और पंजाब में है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, अत्यधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, अत्यधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और झारखंड का जो अधिकांश भाग है वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है, और क्या किया जाता है इनका? जिन संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, उपयोग के लिए उनकी मात्रा और गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको हम कहते हैं विकसित संसाधन। यानी जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसकी गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, इसको हम बोलेंगे विकसित संसाधन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जो एमसीक्यू थे हमारे, एक सेकेंड, जो आज के एमसीक्यू हमारे जो थे कितने थे? 30। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस थे जो आज हमने किया। ये आपके पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीबीएसई में पूछे गए हैं, तो मैंने वो भी लिख दिया है इसमें, लेकिन मैंने डेट सन नहीं डाला कि किस सन में पूछा जा रहा है, किस सन में नहीं, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पे आप देख लेना। और जिन क्वेश्चंस की मैंने आंसर नहीं दिए हैं, मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए उसका आंसर। ठीक है, अदरवाइज़ मैं अगली वीडियो जब एमसीक्यू लेके आऊँगी सेकेंड यूनिट का, तो उसमें मैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, सो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करके बोलें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।
ओके, थैंक यू।